नमस्कार। आपकी और मेरी घड़ी में रात के 9 बज गए। पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार आज खत्म हो गया। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर चल रही अटकलें आज खत्म हो गई। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल से जुड़ी हैं। मेरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर आज चुनावी शंखनाद हो गया। मेरे उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए आज चुनावी जंग का ऐलान हो गया। मेरे पंजाब की 117 सीटों पर चुनावी महाभारत का ऐलान हो गया। वहीं मेरे गोवा की 40 सीटों पर आज सियासी दलों के बीच संग्राम की तारीख तय हो गई। मणिपुर की 7 सीटों के लिए आज चुनावी विसात बिछ गई है। 5 राज्यों में अब नई सरकार के गठन को लेकर दांवपेच शुरू हो गए हैं। 5 राज्यों के लोगों के लिए लोकतंत्र के उत्सव की शुरुआत हो गई है। 5 राज्यों के लोग अब ये तय करेंगे किसके हाथ में होगी उनके सूबे की कमान। मैं सरफराज सैफी आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी हर दिन आवाज मैं बुलंद करूंगा। मैं राष्ट्र की दबी आवाज को आप तक पहुंचाऊंगा। मैं राष्ट्र की हर दबी आवाज को अपनी आवाज दूंगा, राष्ट्र की आवाज बनाऊंगा। आपकी आवाज, मेरी आवाज, यही तो है मेरे मुल्क की आवाज, मेरे वतन की आवाज, मेरे हिंदुस्तान की आवाज, 130 करोड़ भाई बहनों की आवाज, राष्ट्र की आवाज। मैं सरफराज सैफी आपको चुनावी महाभारत की ABCD समझाऊंगा। 5 राज्यों के घमासान की पूरी तस्वीर आपके सामने रखूंगा। राष्ट्र की आवाज की शुरुआत देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान से करूंगा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर 60 चरणों में सियासी संग्राम होगा। हर चरण के साथ बढ़ेगा मेरे उत्तर प्रदेश के चुनाव का रोमांच। पहले चरण की 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को मतदान होगा। शुरुआती दिल्ली से सटे इलाकों से हो रही है, जिनमें नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के जिले शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण की अगर मैं बात करूं तो 55 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। यानी वैलेंटाइन डे की वोटिंग के झुमके से मशहूर बरेली के लोग अपना फैसला सुनाएंगे। इस दौर में बिजनौर और रामपुर जैसे जिलों में भी वोटिंग होनी है। वहीं तीसरे चरण की 59 सीटों के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। काका हाथरसी के हाथरस में तीसरे चरण में वोटिंग होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ यानी इटावा और मैनपुरी कन्नौज तीसरे चरण के दंगल में अपना फैसला सुनाएंगे। वहीं अगर चौथे चरण की मैं बात करूं तो 60 सीटें हैं जिन पर 23 फरवरी को वोटिंग होगी। सूबे की राजधानी लखनऊ में चौथे चरण में वोटिंग होगी। इसके अलावा विवादों से रहा लखीमपुर खीरी का नाता भी इस चरण से जुड़ा है। अगर 5वें चरण की मैं बात करूं तो 60 विधानसभा सीटें हैं जहां पर 27 फरवरी को वोटर अपना फैसला देंगे। 5वें चरण में अयोध्या है। देखना है कि राम जी इस चुनाव में किसका बेड़ा पार करेंगे। अगर छठे चरण की मैं बात करूं तो 57 सीटें यहां पर आती हैं। 3 मार्च को यहां पर वोट पड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह गढ़ है। गोरखपुर छठे चरण में है और 7वें अगर आखिरी चरण की मैं बात करूं तो यहां पर 54 सीटें हैं। 7 मार्च को
वोट डाले जाएंगे और आखिरी चरण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय नगरी यानी काशी है। इन सभी चरणों का फैसला 10 मार्च को होगा। 10 मार्च को यह तय होगा कि उत्तर प्रदेश का किंग कौन बनेगा। क्या उत्तर प्रदेश की आवाम, उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को वापस करेगी या फिर किसी नई पार्टी को मौका देगी पुरानी पार्टी के साथ मिलकर। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि कोरोना की दहशत के बीच चुनाव आयोग ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने 5 सूबों में जनता के फैसले की तारीख तय कर दी है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे उत्तर प्रदेश के भाई बहन कोरोना से लड़ेंगे। नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। मेरे उत्तराखंड के भाई बहन कोरोना से भी लड़ेंगे और नेताओं की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद करेंगे। वहीं मेरे पंजाब के भाई बहन कोरोना से लड़ेंगे, नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। मैं सरफराज सैफी आपसे अपने दिल की बात कह रहा हूं। सियासी पार्टियों के लिए कोरोना काल का यह चुनाव आसान नहीं है। ऑनलाइन रैलियों से वोटर के मन की बात को समझना सियासी पार्टियों के लिए आसान नहीं है। ऑनलाइन चुनावी अभियान से वोटरों को रिझाना नेताओं के लिए आसान नहीं है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि कोरोना के मुश्किल दौर में भी सियासी पार्टियां सबसे कठिन इम्तिहान इन पार्टियों को होने जा रहा है। इस इम्तिहान में कौन पास होगा, कौन फेल होगा, ये 10 मार्च को मेरा पूरा हिंदुस्तान देखेगा। और जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन 5 राज्यों की जनता, आवाम देखेगी कि आखिर उन्होंने वोट किसको दिया और किसके सर पर ताज सजा। पांच राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के साथ मणिपुर में चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव के ऐलान के साथ ही इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। चुनाव होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, कई सारे सवाल थे, लेकिन चुनाव आयोग ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। 5 राज्यों में चुनाव कब कब होंगे, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में चुनाव होंगे। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, 14 फरवरी को दूसरे चरण का, 20 फरवरी को तीसरे चरण का, 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान होगा, 3 मार्च को छठे और 7 मार्च को 7वें चरण के लिए वोटिंग होगी। All elections of 5 states will be conducted in 7 phases. The first date of the issue of notification will be 14th January 2022 and which will start from Uttar Pradesh. This will be the first phase of Uttar Pradesh. This is the first phase. Now let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in one phase, Uttarakhand in one phase, Goa in one phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. कोरोना की तीसरी लहर में देश में 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कई सारी पाबंदियां भी लगाई हैं। 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने हर तरह की पदयात्रा, रोड शो, बाइक रैली पर रोक लगा दी है। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन में केवल 5 लोग ही जा सकेंगे। इतना ही नहीं, चुनाव के बाद होने वाले विजय जुलूस पर भी रोक लगा दी गई।
So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no Padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में करीब 18 करोड़ से ज्यादा वोटर हिस्सा लेंगे। 690 विधानसभा सीटों पर जंग होगी। किसके सिर ताज होगा, किसके सिर गाज, 10 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन कोरोना काल में एक बार फिर चुनाव हो रहे हैं। पिछली बार के अनुभव बेहद कड़वे रहे हैं। चुनाव आयोग पर सुपर स्प्रेडर का आरोप लगता रहा है। इस बार आयोग खासा तैयारी का दावा कर रहा है। देखना होगा क्या होता है। और देश की राजधानी दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। साल 2024 की जंग का रुख साल 2022 के नतीजों से तय होगा। चुनावी पंडितों के जोड़ तोड़ ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीएम योगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में युवा नेता अखिलेश यादव का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। कांग्रेस, बीएसपी और तमाम छोटे बड़े दलों के लिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई काफी ज्यादा अहम मानी जाती है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल की सियासत से यह तय होगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। पश्चिमांचल की सियासत से यह तय होगा कि लखनऊ की गद्दी पर कौन काबिज होगा। अवध इलाके के युद्ध से यह तय होगा कि किसको मिलेगा लखनऊ का ताज। मेरे बुलंदखंड के भाई बहन ये तय करेंगे कि 403 सीटों वाली विधानसभा में किसका दबदबा होगा। और इन तमाम सीटों पर हर पार्टी की पैनी नजर है। हर पार्टी अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे अभी से करने लगी। All elections of 5 states will be conducted in 7 phases. उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही चुनावी शंखनाद हो गया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य है। इस वजह से यूपी के चुनावी नतीजे दिल्ली की सियासत तक असर डालते हैं। सियासी हलकों में यह कहावत भी आम है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है। उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को समझने के लिए यूपी की आंतरिक संरचना को समझना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटकर देखा जाता है, जिनमें पूर्वांचल की 130 सीट, अवध क्षेत्र की 118 सीट, पश्चिमी यूपी की 136 सीट और बुंदेलखंड की 19 सीट शामिल हैं। सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा रीजन पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां की 136 सीट पर जीत हासिल करने के लिए हर पार्टी अपनी खास रणनीति बनाती है। पश्चिमी यूपी में गन्ने की फसल बहुतायत में होती है और इसी के चलते यहां की सियासत भी गन्ने के इर्द गिर्द घूमती है। गन्ना किसानों की बकाया बिल का भुगतान हर विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने जो आंदोलन किया, उसमें भी यूपी उत्तराखंड का मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने ही संभाला। फिलहाल तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं। बावजूद इसके गन्ना के बकाये का भुगतान और कृषि कानूनों का मुद्दा इस बार भी पश्चिमी यूपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है।
2017 में पश्चिमी यूपी के जनादेश पर नजर डालें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 109, समाजवादी पार्टी को 21, बहुजन समाज पार्टी को 3 और कांग्रेस को 2 और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल को जीत हासिल हुई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद बात करते हैं पूर्वांचल की, जहां की सियासत पश्चिमी यूपी से बिल्कुल उलट नजर आती है। पूर्वांचल में तीनों कृषि कानूनों को लेकर भी किसानों ने आवाज नहीं उठाई। इससे साफ समझ आता है कि पूर्वांचल की सियासत पश्चिम से किस तरह अलग है। पूर्वांचल की 130 सीटों का सियासी गणित भी बेहद अहम है। पूर्वांचल की सियासत की दिशा वाराणसी से तय होती है और इसी वजह से काशी की बदलती तस्वीर आगामी विधानसभा चुनावों में पूर्वांचल का सबसे बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। दिल्ली से दूरी के चलते पूर्वांचल कई दशकों तक विकास की बाट जोता रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में पूर्वांचल की तस्वीर काफी हद तक बदल गई है। पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे, नई ट्रेन, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और हाल ही में वाराणसी में अमूल प्लांट का शिलान्यास काफी अहम साबित हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्वांचल में भारी सफलता हासिल हुई थी। पूर्वांचल की कुल 130 सीटों में से बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया था। यह कामयाबी अपने आप में ऐतिहासिक थी, क्योंकि यूपी का पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। लेकिन 2017 में बीजेपी ने समाजवादी को तो पस्त कर ही दिया, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को भी पानी पिला दिया था। यूपी में तीसरा सबसे बड़ा रीजन है अवध का, जहां से 118 विधायक विधानसभा में पहुंचते हैं। अवध का सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर ही रहा है और अब जिस तेजी से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, विधानसभा चुनावों में भी यही मुद्दा सबसे बड़ा होने वाला है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण जोरों पर है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। इस बात को देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। लोगों के भावनाओं को जो है चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले था राम जन्मभूमि की मुद्दा, अब जो है राष्ट्र की मुद्दा आ गया है। जब तक ले वो राष्ट्र का मुद्दा चलेगा तब तक लिए फिर जो है ऐसा ही गर्मी गर्मा रहेगा। देखिए, अयोध्या भगवान राम की नगरी है, बन रही है, हम सभी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें एक ऐसे डेवलपमेंट स्ट्रक्चर चाहिए जिससे नौजवानों को रोजगार मिले। और अयोध्या जान लीजिए चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमें लगता है कि 2022 में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है, जिस मुद्दों पे आई थी वो कहीं न कहीं उस मुद्दे से भटक गई है। सीटों की संख्या के हिसाब से आखिरी नंबर बुंदेलखंड का आता है। बुंदेलखंड में पानी की समस्या दशकों पुरानी है। हर पार्टी अपनी सरकार आने पर इस समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिलाती रही है, लेकिन यकीन मानिए अब भी बुंदेलखंड के लोगों की प्यास बुझ नहीं पाई है। कर्ज के जंजाल में डूबे किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई दशकों से बुंदेलखंड अपनी इसी किस्मत पर रो रहा है। बुंदेलखंड ने पिछली बार बीजेपी को पूरा समर्थन दिया था और जनता के आशीर्वाद से बीजेपी ने सभी 19 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीते 5 सालों में बुंदेलखंड में विकास के बहुत से कार्य हुए हैं, लेकिन बुंदेलखंड में बदहाली, बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ। यूपी में चुनावी जंग के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सभी रोड शो और चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी है। लिहाजा सियासी समीकरण साधने के लिए मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है।
नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ करके अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है। कोविड के समय पर देखा है लोगों ने कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतजार कर रही थी, किसान इंतजार कर रहा था, व्यापारी इंतजार कर रहा था, नौजवान इंतजार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। कोरोना काल के बाद यूपी में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस लिहाज से भी यह चुनाव काफी अहम है। देखना होगा कि कोरोना काल में सरकार के काम को जनता कैसे देखती है। चुनावी सियासत में हर 5 साल बाद जनता के अच्छे दिन आते हैं। जनता को अपना नेता चुनने की आजादी मिलती है जो विधानसभा में जाकर उनके मुद्दे उठाए और उन्हें सुलझाने के लिए जी जान लगाए। बीते 5 सालों में अपने अपने विधायकों से यूपी की जनता के खट्टे मीठे अनुभव भी रहे होंगे। आपके क्षेत्र में कोई काम हुआ होगा या लटका होगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर यूपी की जनता को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करना है। नतीजे जो भी आए, लेकिन एक बात तो ये तय है कि इस बार होली सभी सियासी दलों की झोली में रंग नहीं भरने वाली। केंद्र में भी इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की नजर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि 2024 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करनी है तो उसे 2022 का भी चुनाव जीतना होगा। कांग्रेस भी 2024 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश पर नजरें जमा कर बैठी है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की भी नजर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। कहा जाता है कि जो भी उत्तर प्रदेश को जीत लेता है वो दिल्ली तक जरूर पहुंच जाता है। कैमरामैन हरि के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और राष्ट्रीय आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में कितने उपयोगी हैं सीएम योगी। क्या है यह खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। उत्तर प्रदेश में कितने उपयोगी हैं योगी आदित्यनाथ, यूपी में कितने उपयोगी हैं युवा नेता अखिलेश यादव। यूपी की सियासत में लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले नारे का क्या होगा असर। क्या प्रियंका गांधी के 2022 के चुनाव में कांग्रेस के लिए संजीवनी की तलाश पाएंगी। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश के भाई बहनों के जहन में ऐसे कई सवाल कौंध रहे हैं कि पीएम मोदी के बोल योगी आदित्यनाथ बहुत उपयोगी हैं। उत्तर प्रदेश के माफिया राज का खत्म करने वाले योगी कितने उपयोगी हैं ये वोटों से तय होगा। उत्तर प्रदेश के गांव की तस्वीर बदलने वाले योगी कितने उपयोगी हैं ये मेरे उत्तर प्रदेश के गांव के वोटर तय करेंगे। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि मेरे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया। जिंदगी को रफ्तार देने वाले योगी की यह सियासत कितनी उपयोगी है ये मेरे उत्तर प्रदेश के भाई बहन तय करेंगे। यो भी उपयोगी वाले नारे में कितना दम है ये उत्तर प्रदेश के लोग तय करेंगे। अखिलेश यादव ने कितना काम किया था ये भी उत्तर प्रदेश की आवाम तय करेगी।
जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही पीएम मोदी की सीएम योगी की तारीफ में दिया गया ये बयान एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। 5 साल के कामकाज के बाद योगी सरकार चुनावों में जाने को तैयार तो है ही, दावा भी कर रही है कि विकास कार्यों के दम पर उसे चुनावी वैतरणी पार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। सीएम योगी सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं, ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि वो कौन से काम हैं जिनके दम पर सीएम योगी को चुनावों में जीत का पूरा भरोसा है। योगी सरकार ने नलकूप कनेक्शन को दी जाने वाली बिजली के रेट को आधा कर किसानों को बड़ी राहत दी है। माना जा रहा है कि योगी सरकार के इस फैसले से करीब 13 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। किसानों की आय बढ़ाने के मामले में ये काफी अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि जब खेती की लागत में कमी आएगी तो आय तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। योगी सरकार ने 5 सालों में जिस तरह से सूबे की कानून व्यवस्था में सुधार किया है, उससे यूपी की जनता को काफी फायदा हुआ है। दबंगों, भूमाफियाओं, बदमाशों और सरगनाओं को योगी सरकार ने बुरे दिन दिखा दिए हैं। इतना ही नहीं, आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई वाली योगी सरकार की नीति काफी पसंद की जा रही है। इसके अलावा महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ एंटी रोमियो दस्ता जैसा मिशन और 5 साल दंगा मुक्त शासन भी योगी सरकार के नंबर बढ़ा रहा है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने यूपी में एक्सप्रेसवे का बड़ा जाल तैयार किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात यूपी की जनता को मिल चुकी है। गाजीपुर से लखनऊ को जोड़ने वाले 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी ने शाहजहांपुर से किया था। 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने में 22,500 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिससे पूर्वांचल ने तरक्की का नया रास्ता पकड़ लिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिल चुकी है। पिछले 5 सालों में यूपी ने विकास की दिशा में कई कदम बढ़ाए हैं और इसी दम पर योगी सरकार भी लखनऊ में वापसी का दावा कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी 10 मार्च को देश के सबसे बड़े सूबे में कितनी जगह कमल खिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। 690 विधानसभा सीटों पर चुनावी संग्राम की तैयारियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के घमासान की एबीसीडी हमने समझने की कोशिश की है। अब ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि बाकी राज्यों में कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे। जी हां, मैं सबसे पहले पंजाब का जिक्र करना चाहता हूं।
पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं। मतदान 14 फरवरी को, नतीजे 10 मार्च को। अगर गोवा की मैं बात करूं तो गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। 14 फरवरी को मतदान आएंगे, नतीजे 10 मार्च को। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 70 विधानसभा सीटें हैं। मतदान 14 फरवरी को होगा, नतीजे भी 10 मार्च को आएंगे। अगर मणिपुर की मैं बात करूं तो पहला चरण वहां पर 27 फरवरी को होगा। दूसरे का चरण की मैं बात करूंगा तो 3 मार्च को नतीजे सामने आएंगे और 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। ये जो तस्वीरें मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहा हूं, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से चूक से पंजाब लगातार सुर्खियों में है। पंजाब में सियासी खींचतान चरम पर है। सभी पार्टियों के बीच जुबानी जंग और तीर दोनों बहुत तेज चल रहे हैं। इस बीच पंजाब में चुनाव की तारीखों के ऐलान से सियासी सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ गई है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि अंदरूनी घमासान से जूझ रही कांग्रेस के लिए पंजाब की जंग आसान नहीं है। किसानों की नाराजगी का सामना कर रही बीजेपी के लिए पंजाब की जंग आसान नहीं है। बड़ी एंट्री की उम्मीद लगाए बैठी आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब की जंग बिल्कुल आसान नहीं है। मैं सरफराज सैफी सच कहूं तो पंजाब का मूड सियासी पार्टियों को समझ में अब नहीं आ रहा है। पंजाब के लोग इस बार किधर जाएंगे किसी को समझ में नहीं आ रहा है। पंजाब के वोटरों पर सभी दलों की निगाहें टिकी हैं, बारी जनता की है और वहीं से तय होगी पंजाब की धरती से जीत की फसल आखिर कौन काटेगा। मेरे पंजाब के भाई बहन किसके सर पर ताज सजाएंगे, इसका फैसला भी पंजाब के भाई बहन करेंगे। पंजाब विधानसभा का चुनावी बगुल भी बज चुका है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में चुनाव 14 फरवरी 2022 को होगा। In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in one phase, Uttarakhand in one phase, Goa in one phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. चुनावी इस साल में पंजाब में बदल रहे सियासी समीकरण से राजनीतिक दलों के साथ मतदाता भी पशुपेश में हैं। 5 जनवरी को पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा पुराने मुद्दों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनावी शंखनाद के साथ ही सियासी दलों के बीच शह और मात का खेल भी शुरू हो गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को किनारे करने के लिए बीजेपी नई टीम के साथ चुनावों में उतरने को तैयार है। बीजेपी ने चुनावी फतेह हासिल करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींढसा की शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ हाथ मिला लिया है। पंजाब की सियासी कमान संभाल रही कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव जीतने का रास्ता इस बार आसान नहीं है। जिस कैप्टन के दम पर पिछली बार कांग्रेस ने शिरोमणि अकाली दल को सत्ता से बेदखल किया था, वो कैप्टन इस बार उसके साथ नहीं बल्कि खिलाफ खड़े हैं। फिर भी कांग्रेस ने मिशन पंजाब के लिए खास रणनीति तैयार की है। साफ हो चुका है कि वो एक राजनीतिक
ड्रामेबाजी थी, अपनी वो फ्लॉप रैली से ध्यान भटकाने की, पंजाब के मुद्दे में जो पंजाब में लोगों में रोष गुस्सा था केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा गया है। पंजाब तो कहते हैं ना, पंजाब तो बहाना था, उत्तर प्रदेश असली निशाना था। कांग्रेस लगभग 60 मौजूदा विधायकों को टिकट देकर चुनाव में उतारने की तैयारी में है, जबकि 17 विधायकों के टिकट काटने पर भी विचार किया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर टिकट उन विधायकों के काटे जाएंगे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते हैं। पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में अकाली दल ने पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को ही सीएम फेस बनाया है। कांग्रेस के अलावा पंजाब में अभी तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने भी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि सभी दलों की घोषित करते ही वो भी अपने सीएम चेहरे का ऐलान कर देंगे। 17 सीटों वाले पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 77 सीटें जीतकर 10 साल बाद सत्ता में लौटी थी, जबकि अकाली दल बीजेपी गठबंधन केवल 18 सीटों पर सिमट गया था। आम आदमी पार्टी 20 सीट जीतकर मुख्य विपक्षी दल बनी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, मगर पिछले साल सितंबर में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। पंजाब में किसी भी दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 59 सीटों का आंकड़ा हासिल करना होगा। इस बार पंजाब के किसान ही सूबे का सियासी भविष्य तय करेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। किसान कानूनों को भले ही केंद्र सरकार ने वापस ले लिया हो, बावजूद इसके किसानों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। 5 जनवरी को पीएम के पंजाब दौरे पर जो कुछ हुआ, उसकी मुख्य वजह भी किसानों का रास्ता रोकना ही माना जा रहा है। पीएम मोदी तो सकुशल दिल्ली वापस लौट आए, लेकिन पीएम के फिरोजपुर न पहुंच पाने पर सियासत लगातार जोर पकड़ रही है। चुनाव एक पर्व है और बीजेपी इस पर्व का स्वागत करती है, लेकिन क्योंकि पंजाब के अंदर जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, देश के प्रधानमंत्री रैली स्थान तक नहीं पहुंच पाए। हम केवल चुनाव आयोग से ये कहेंगे, व्यक्ति हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, रैली करने का अधिकार है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह है, किसानों की नाराजगी और कैप्टन की बीजेपी से जुगलबंदी। पंजाब की सियासत में ये 3 बड़े समीकरण चुनावों पर असर डालने वाले हैं। पाकिस्तान से सटे होने की वजह से पंजाब में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी काफी अहम है। तमाम सियासी समीकरणों में फेरबदल के चलते पंजाब में बहुकोणीय मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है, जिसके चलते किसी भी सियासी तस्वीर का सटीक आकलन कर पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पंजाब में हर नई सुबह के साथ जन्म लेते नए मुद्दे नई तस्वीर का खाका खींचते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में बीजेपी ने सीएम के चेहरे क्या बदले, विरोधियों को हमला करने का मौका मिल गया। आखिरी साल में बीजेपी की उठक पटक से विरोधियों को हमला करने का मौका मिल गया। आखिर क्या है बीजेपी और कांग्रेस का गणित? सियासी पार्टियां अब नंबर गेम में जुट गई हैं। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि देवभूमि की सियासी जंग में काफी उतार चढ़ाव आता रहा है। पहाड़ी नदियों की तरह ही राजनीति की धारा बदलती रही। इस बार पहाड़ में किसको जीत मिलेगी, किसकी होगी अग्नि परीक्षा, ये मेरे पहाड़ के भाई बहन तय करेंगे। पहाड़ के लोगों की जिंदगी की पथरीली रडर को जो आसान करेगा, जीत उसके खाते में जाएगी। यानी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऐलाने जंग के साथ ही 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की,
जहां पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। उत्तराखंड में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में इस प्रदेश में बीजेपी ने अपने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। 2017 में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। तब त्रिवेंद्र सिंह रावत को सूबे का कमान सौंपा गया था। करीब 4 सालों तक त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन कोरोना और दूसरे मुद्दों की वजह से सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखी गई और यही नाराजगी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भारी पड़ गई थी और बीजेपी ने उन्हें सीएम पद से हटा दिया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत पर भरोसा जताया और ताजपोशी कर दी। बीजेपी को लगा कि तीरथ सिंह रावत के आने के बाद सूबे में हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चुनावी साल में बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया और 6 महीने के अंदर पार्टी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री का बदलाव किया। बीजेपी ने अब अपने युवा नेताओं पर भरोसा जताया। पुष्कर सिंह धामी को पार्टी ने जिम्मा दिया। सत्ता की कमान संभालने के साथ ही सीएम धामी ने तबातोड़ बैटिंग करनी शुरू कर दी। पहले ही झटके में नौकरशाही में बदलाव करते हुए मुख्य सचिव को हटा दिया। इसके बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली, कुछ की जिम्मेदारियां बढ़ा दी। 100 दिन में आम लोगों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में 24,000 रिक्त पदों पर भर्ती का ऐलान किया। कोविड से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र के लिए 200 करोड़ का पैकेज जारी किया। हेल्थ सेक्टर के लिए 205 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की। बीजेपी ने जिस मकसद से पुष्कर सिंह धामी को कमान दी, पार्टी अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि चुनाव से पहले सीएम धामी फुल एक्शन में दिखे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पिछले 5 सालों में सूबे का विकास नहीं हुआ और तो और पिछले 5 सालों में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। तो वहीं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जनाधार बढ़ाने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत दूसरे कई नेता लगातार देवभूमि के दौरे पर हैं। चुनाव में भले ही सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं, बावजूद इसके बीजेपी और कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है। कुछ दिन पहले हरक सिंह रावत ने अचानक इस्तीफा दे दिया। यशपाल आर्य ने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी कर ली। हरीश रावत भी अपनी पार्टी को बगावती तेवर दिखा चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव के दौरान देखने को मिलेंगे। पलायन, 3 नए जिलों की मांग, पहाड़ों पर स्वच्छ जल की समस्या। अब बात गोवा की, यहां पर भी 14 फरवरी को वोटिंग होगी। बीजेपी ने 2017 में कांग्रेस गठबंधन में फूट और राजनीतिक गुणागणित को साधते हुए सरकार बना ली थी, लेकिन इस बार चुनाव में उसे यहां कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी फिर से चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत से ताल ठोक रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी जोर आजमाइश में लगी हुई है। अब बात पूर्वोत्तर के राज्य नॉर्थ ईस्ट की। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। All elections of 5 states will be conducted in 7 phases. And first phase of Manipur will be done in 2 phases. So on 5th phase, we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur 1st phase. That way Manipur also completed the 6th phase. 2017 का मणिपुर विधानसभा चुनाव बड़े उलटफेर से गुजरा था। कांग्रेस सबसे ज्यादा 28 सीट लाने के बाद भी
सरकार बनाने से चूक गई थी, जबकि महज 21 सीट लाने के बाद भी बीजेपी ने नागा पीपल्स फ्रंट और नेशनल पीपल्स पार्टी के सहयोग से सरकार बना ली थी। इस बार के चुनाव में पूर्वोत्तर के इस राज्य में अप्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एक बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी की दोनों सहयोगी नागा पीपल्स फ्रंट और नेशनल पीपल्स पार्टी अप्सपा हटाने की मांग कर चुकी है। इसके अलावा विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इसकी वापसी की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जाते जाते आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप अपना ख्याल कीजिए, अपने परिवार वालों का ख्याल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कोविड नियमों का पालन कीजिए। 2 गज की दूरी जान के लिए बेहद जरूरी। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।